फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट तेजस डिफेंस एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनडीए के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इस बार क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था, आप लोग हालांकि सॉल्व कर लिए होंगे, पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे से चीज़ों को समझ में आने के लिए जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ ट्रिक मैं दे पाऊँ। तो चलिए अब हम लोग फिजिक्स के पेपर को 1 बाय 1 करके देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार क्वेश्चन आया था 71, पेपर डी है, इसमें 71 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट। लाइट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से कुछ सही स्टेटमेंट होगा, कुछ गलत होगा, या एक से ज़्यादा सही भी हो सकता है और गलत होगा। उसको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। वेरी गुड। सेकेंड है लाइट ईयर इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। इस पे आप देख लो कि लाइट ईयर जब हम लोग क्लास में पढ़े थे तो लाइट ईयर के बारे में बताया था कि दिस इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट। मैं पढ़ाया था क्लास में, तो क्या बताया था कि लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है अदर देन द एसआई यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट ईयर जैसे कि अभी सन से जो लाइट आता है, हमको आपको क्या लगता है कि वो अभी का लाइट है? नहीं नहीं, अभी सन का क्या स्थिति है, क्या वो अभी वर्तमान का स्थिति, मैं जिसको अभी सन कह रहा हूँ, क्या वो अभी का सन है? नहीं, हम लोग बहुत पहले का चीज़ को देख रहे हैं, वो हमको अब जा कर के दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखेंगे। पहला ऑप्शन है लाइट ईयर इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, लाइट ईयर इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, लाइट ईयर इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। लाइट ईयर इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। 71 का जो पहला स्टेटमेंट है और इसका जो ऑप्शन होगा और डी, वो सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि ये दो ऑप्शन है वो बहुत ही गड़बड़ है, जो अपने फिजिक्स में मैच नहीं करता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। तो हमको पता है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही नहीं, अगर आप आपके कमरे का या रूम का जो टेम्परेचर है, जहाँ पर आप सोते हो, खाते हो, नहाते हो, जो भी करते हो, वहाँ पर भी जो वाटर का जो डेंसिटी होता है ऑलमोस्ट इतना ही होता है। अगर इससे 1-2 डिग्री पहले भी आ जाएंगे तो ये जो 1000 है उससे हल्का हल्का सा चेंज करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये अपने क्वेश्चन के अनुसार वो क्या हो जाएगा, 72 का ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो सबसे करेक्ट है। ए नंबर 72 क्वेश्चन जो में दिया गया है वाटर का डेंसिटी वो मैक्सिमम कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फिजिकल फिनोमिना एंड डिस्कवर इज ऑब्लिक आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट, कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया है, उनसे रिलेटेड कुछ डिस्कवरी हुई है। हालांकि वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी इसको डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है कि जेम्स चैडविक, इसके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रखा है। तो हमको पता है कि जेम्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, तो ये तो पहले गलत। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ में न्यूट्रॉन दे रखा है, ये हमको बच्चा क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जेम्स चैडविक था, वो न्यूट्रॉन का खोज किया था। लेकिन मैरी क्यूरी है, वो क्या है, उसके सामने रेडियम है। यस, ये वाला ऑप्शन बहुत ही सही मैच है और ये सही हो रहा है। तो 73 का जो होगा डी ऑप्शन वो सही है।
तो देखिए ये जो रेडियम है ये अर्थ पर का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका यूज जब समझ लो कि मैडम क्यूरी जब इसका डिस्कवरी किया था तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये ऐसा ही नहीं है, क्योंकि रेडियम का यूज़ हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में डेकोरेट करने के लिए, या अंधेरा में भी आप रेडियम जला दोगे तो किसी भी रोशनी की आवश्यकता नहीं है, अंधेरा में भी आप रेडियम से आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हो। रेडियम का यूज़ हम लोग जो वॉच होता है जिसमें हम टाइम देखते हैं उसका जो हैंड होता है उसको बनाने में करते हैं, अंधेरा में भी तो आपका टाइम मस्त आपको दिखाई दे देगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। (74) कह रहा है कि LED इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, एब्रिएशन दैट स्टैंड्स फॉर। LED का सिंपली पूछ रहा है आपसे, 74 LED का पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़बरदस्त यूज होता है, क्योंकि बिना डायोड के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कदम चलने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड बहुत ही खतरनाक। LED का जो सिंबल होता है वो इस तरह से, आप एक डायोड बना लो, इसको इस तरह से गोल कर लीजिए और यहाँ इस तरह से कुछ निकाल दीजिए। तो ये क्या होता है, इसमें दो तरह का जंक्शन होता है, P और इधर N होता है। ये दोनों तरह से काम कर सकता है। तो P जो होता है यहाँ पे, P टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो ट्राईवायलेंट होता है, और N टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो पेंटावायलेंट होता है। अब इसमें काम करने के जैसे कि फोटोन क्या हो, लाइट जो होता है फोटोन से बना होता है। अब फोटोन का फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि लाइट किस कलर का है। तभी आप मार्केट में देखते होंगे कि जो LED बल्ब आता है वो डिफरेंट कलर में आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, ग्रीन होता है, या डिफरेंट कलर के आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी कैसे है। जब क्लास में मैं बताता हूँ, मैं बताया था आपको क्लास में कि अगर ये एनर्जी है और इधर क्या होता है गेन, तो यहाँ से सिंपली आप देखिए ये कुछ एनर्जी स्टेट है, ये दूसरा एनर्जी स्टेट है, दोनों के बीच में गैप होता है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग फोरबिडन गैप। और ये बैंड थ्योरी के अनुसार हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का, फ्रीक्वेंसी क्या होता है लाइट का, वो सिंपली क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। वो ही डिसाइड करेगा कि ये रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, जो भी होगा वो सिर्फ फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 75। कह रहा है स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। योर ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है ऑलवेज ट्रू, ट्रू ओनली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सी है अ फॉल्स स्टेटमेंट। डी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। एक जो ऑप्शन दिया है वो जो ज़्यादा जानता है फिजिक्स उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक क्वेश्चन का जो कम फिजिक्स जानता है वो लोग एक बार में ही मार देगा, लेकिन जो आदमी, जो बच्चा ज़्यादा अच्छा से फिजिक्स को जानता है उसको इस क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑप्शन दे दिया है। लेकिन हम लोग अभी बच्चे हैं, फिजिक्स कम जानते हैं, तो इसलिए अपने लिए क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नेचर में 4 फोर्स होते हैं, उसी में से फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। और ये भी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। ये क्या कहता है, ये जब कांटेक्ट करता है तो काम करता है, और ये क्या करता है बिना कांटेक्ट किए हुए काम करता है। तो भाई बिल्कुल सही है। अब देखो, आप किसी चुंबक को, एक चुंबक मान के चलो मेरा A है, ये दूसरा चुंबक B है। अब दोनों को देखो, एक दूसरे को क्या पर अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा बिना कांटेक्ट किए हुए। लेकिन जब फ्रिक्शन का फोर्स हम पढ़ते हैं, मान के चलो कि ये अपने लिए कोई एक सरफेस है जिस पर मैं ये किसी तरह का ब्लॉक रखा हूँ, ये ब्लॉक है।
अब मैं अगर इसको इस तरह से धक्का दूंगा तो स्वाभाविक है यहाँ पे फ्रिक्शन, दोनों को जो कांटेक्ट कर रहा है, दोनों बॉडी एक दूसरे को जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है वहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है। और रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज कर देती है। तो यहाँ पे देखो दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर दोनों बॉडी क्या है, अलग अलग है, कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पहला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि ऑलवेज ट्रू, 75 का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 83। अब 83 ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इसमें से हम मिनिमम किस टेम्परेचर तक जा सकते हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है -73 डिग्री सेल्सियस, माइनस जो सी नंबर ऑप्शन है आपका -173 सेल्सियस, और डी जो ऑप्शन है -273 सेल्सियस। इस क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फिजिक्स में आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ ये क्या कहता है, वो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, टेम्परेचर के। वॉल्यूम क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो एक आप ग्राफ खींचते हैं हम। तो ये ग्राफ है और मैं क्या किया, इधर वॉल्यूम को लिया और इधर मैं टेम्परेचर को लिया। मैं यहीं से स्टार्ट किया। ये मेरा है -3 डिग्री, -300 केल्विन, यहाँ पे है -200 केल्विन, यहाँ पे है -100 केल्विन, और यहाँ पे है 0 केल्विन। इस पर ये मेरा टेम्परेचर एक्सिस है, ये मेरा वॉल्यूम एक्सिस है। जब मैं ग्राफ खींचता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरा ग्राफ आता है, ए P1, ए P2, ए P3 हर एक बार। तो देखो इसको मैं पीछे करके एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर ले रहा हूँ। क्या करते हैं, जहाँ पर ये मिलता है तीनों ग्राफ वहाँ पे होता है -273 डिग्री, -273 केल्विन। यहाँ पे क्या करता है, तीनों ये प्रेशर डिफरेंट हो गया। हर बार क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो यही ये जो अपना मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है -273 केल्विन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान कर चलो 273 सी ये टेम्परेचर दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 सी को हम क्या इसमें इतना ही ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 केल्विन। अब बताओ 0 केल्विन पे नेचर कहता है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कोई एग्जिस्ट करेगा अपार्ट फ्रॉम द लिक्विड एंड गैस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा सटीक हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें बोल रहा है न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर्स, वन इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इज सेल्सियस स्केल, शैल रीड द सेम। ये तो रटा यह क्वेश्चन है। 84 का क्या हो जाएगा, ए में -40 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है -273 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन हो जाएगा -40 डिग्री सी, ये सही हो जाएगा। इसको सिंपल ये आप याद कर रखे हैं, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इससे ज़्यादा नहीं होगा तो फार्मूला आपको आता ही होगा, उसे आप आसानी से C9F32 अपॉन ये जो क्वेश्चन होता है C5A9, इस फार्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। C और F दोनों को x मान लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -40 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो जिसको मैथमेटिक्स आता है। हालांकि बच्चा से पढ़ते पढ़ते इसको इस तरह से पढ़ा के सबको याद हो जाता है। नेक्स्ट
85 नंबर क्वेश्चन है, द इमेज बी सी इन प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में जब हम इमेज देखते हैं तो किस तरह का होता है, तो इसका ऑप्शन है रियल एंड दस कैन बी फोटोग्राफ्ड, बी वर्चुअल एंड नियरर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। ये जो 85 का सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, ये अपना मान कर चलो कि ये प्लेन मिरर है, सिंपल। इसमें क्या होता है, हमेशा इमेज क्या होता है, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है, और क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। अगर आईना देखो, अगर आप दायां पैर अपना बढ़ाओ तो उसमें लगेगा कि वो बायां पैर बढ़ा रहा है, अगर बायां पैर बढ़ाओ तो उसमें लगेगा कि दायां पैर, या दायां हाथ से फैट ऐसे दिखाओ तो उसको लगेगा कि बायां हाथ से, या बायां दिखाओ तो दायां लगेगा। इस इवेंट को कहा जाता है लैटरली इन्वर्जन। तो इस क्वेश्चन का 85 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताओ कि प्लेन मिरर का फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि इफ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट वुड बी, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्ट बैक, सेकेंड है गो स्ट्रेट, थर्ड है टर्न टुवर्ड्स राइट, डी है बेंड एट 45 डिग्री। देखो, जब हम लोग लाइट के संदर्भ में रिफ्रैक्शन करते हैं, दो मीडियम होता है अपने पास, एक ऑप्टिकली रेडेड मीडियम होता है, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब लाइट रेयर से कहाँ पे जा रहा है, मान के चलो कि इधर अपना है रेडेड मीडियम, इधर क्या है डेंसर मीडियम। लाइट रे क्या, ये मान के चलो कि ये मेरा नॉर्मल है, इसी के लॉन्ग में क्या करता हूँ मैं, बोल रहा है कि जीरो एंगल इंसिडेंस पे, यानी इसी, ये नॉर्मल है ये पूरा, और ये क्या है इंटरफेस है, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का क्या है इंटरफेस है। अगर मैं इसी के लॉन्ग में लाइट रे ले जाता हूँ तो स्वाभाविक है रिफ्रैक्शन, हम लोग पता है कि लाइट का डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, स्पीड भी डिफरेंट होता है। तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड ये था, फिर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये रेयर से डेंसर में गया तो क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है, तो हम क्या करते हैं स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, μ1 साइन, यहाँ पे थीटा लिख लो, इजिकल टू क्या होता है सिंपली कांस्टेंट, ऐसा सोच सकते हो। क्यों, क्योंकि μ1 और साइन थीटा इस मीडियम में क्या किया यहाँ पे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान कर चलो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान कर चलते हैं μ2 है। इसका मैं क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया और देखा, पूछा इससे कि चलो एंगल बताओ, तो क्या बोला, ये थीटा बराबर जीरो बोला, तो ये बोल रहा है μ1 साइन जीरो इजिकल टू क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट है तो सेकेंड मीडियम के लिए भी लिख सकते हैं ना, μ1 साइन थीटा 1 इजिकल टू μ2 साइन थीटा 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इधर जाऊंगा तो μ2 साइन थीटा जीरो, तो यहाँ पर देखो जीरो साइन थीटा जीरो जीरो होता है, μ2 साइन थीटा 2। अब यहाँ पर देख लो, हमको निकालना है साइन थीटा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट जिस रास्ता से जा रहा था, लाइट उसी रास्ता में जाएगा, लेकिन अपना स्पीड क्या कर लेगा, थोड़ा कम कर लेगा। तो अभी मान कर चलो कि इतना बड़ा स्पीड से जा रहा था, अब अंदर आएगा तो इतना छोटा, ये छोटे स्पीड से क्या करेगा, इंटर करेगा, लेकिन एकदम सीधा जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट। 88 का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा गो स्ट्रेट, ऑप्शन बी गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, पहला ओनली डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सेकेंड है ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड डी बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। इस क्वेश्चन को आपको पता चल गया होगा। तो मिराज, अब क्या होता है, मिराज के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। जब जाओ आप मरुस्थल में जाओ, या कभी गर्मी का मौसम है, आप उधर जाओ, गाड़ी से जाओ मरुस्थल में,
तो देखो कि आपको सामने का जो रास्ता होगा लगेगा कि बारिश हुआ, एकदम भीगा भीगा नजर आएगा, यानी दिस इज द ऑप्टिकल इल्यूजन। ये क्या होता है, एक इल्यूजन होता है जो अपने आँख पे भ्रम टाइप का बनता है। तो क्या होता है, जब हम मिराज पढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, TIR होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में क्या होता है, एक सबसे बेस्ट कंडीशन होता है याद रखने का कि हमेशा जब TIR होगा तो हमेशा लाइट क्या करेगा, डेंसर से रेयर की ओर जाएगा। तो क्या करता है, मान के चलो कि ये अपना कोई पेड़ है, सिंपल सा ही है, ये पेड़ है और यहाँ पे सन है, बहुत लाइट ईयर के दूरी पर है। इससे जो लाइट रे आएगा इस तरह से आएगा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में क्या होता है, 1 2 3 डिफरेंट लेयर में पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर मीडियम कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और। तो देखो लाइट ये क्या होगा, ऑप्टिकली ये डेंसर हो जाएगा और ये डेंसर और जितना नीचे आएगा क्या करेगा, रेयर होते चला जाएगा। तो क्या करते हैं, डेंसर से हम लोग रेयर की ओर जाते हैं तो एक इंटरफेस ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, लाइट रे क्या करता है, मुड़ जाता है, यानी बेंड कर जाता है। तो क्या इसको बोलेंगे TIR। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे डेंसर है, ये रेयर हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर इससे, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन कुछ लेयर ऐसा होगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने अपने आँख को एक चीज़ पता है कि भैया अगर लाइट रे क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। आँख को ये पता है कि लाइट रे सीधी रेखा में चलता है। तो देखो यहाँ से अब लाइट रिफ्लेक्ट करके कि यहाँ अपने आँख पे पहुँचेगा तो क्या हमको लगेगा कि चलो ये पेड़ यहाँ ना होकर के कहाँ पे है, यहाँ पे, और उल्टा रहेगा। तो ये बिल्कुल, और क्या भीगा भीगा आपको लगेगा कि यहाँ पे बारिश हुआ है, या इस टाइप में बारिश नदी में वो ट्री का छाया है, इस तरह का सिंबल सिंपली बन जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 89 है, 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो 3 ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101। इसमें कह रहा है कि which one of the following colors may be obtained by combining green and red। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रीन और रेड, ग्रीन प्लस क्या है, रेड को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ये सिंपली इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 101 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही, येलो। 102 का कह रहा है which of the following are primary colors of the light। प्राइमरी कलर्स का मतलब होता है कि लाइट को क्या होता है, जितना कलर्स है उसको मिलाने के बाद क्या होना चाहिए, वाइट कलर मिल जाना चाहिए। तो इस ऑप्शन में येलो, रेड एंड ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, देखो ब्लू, रेड एंड ग्रीन, सी है वायलेट, रेड, येलो, डी है इंडिगो, वायलेट एंड ग्रीन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला। 102 का क्या हो जाएगा, बी, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सही कॉम्बिनेशन है। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको वाइट लाइट मिल जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं प्राइमरी कलर। और क्या होता है कलर, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो जब वाइट कलर मिलेगा तो उस केस में कलर्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू फार्मूला। इस फार्मूला को संदर्भ में चाहे आप क्या जानते हो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। इसका वही मीनिंग है, v ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है इन केस ऑफ द मिरर्स। तो वेयर सिंबल्स ऑफ द यूजुअल मीनिंग्स, इसको आपको पता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल मिरर्स, इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल लेंसेज, सी है इट अप्लाइज टू द स्फेरिकल मिरर एज वेल एज स्फेरिकल लेंसेज, डी है इट इज़ एन इनवैलिड फार्मूला। तो इसका सही जो
ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये कह रहा है, हमको पता है कि ये है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। अब मिरर है तो ये फार्मूला सब प्लेन मिरर में भी लग सकता है, प्लेन मिरर आराम से लग जाएगा। प्लेन मिरर का क्या होता है, एफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तब ये मिरर जो मिरर फार्मूला है वो प्लेन मिरर प्लस एस्फेरिकल मिरर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि एफ उस केस में क्या हो जाएगा, मैं बोला था आपको कि कमेंट में आप लिखना। तो यहाँ पर देखो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 103 का ये वाला, इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल मिरर्स। क्योंकि इसमें कहीं पर भी प्लेन मिरर नहीं आया है तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल मिरर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन 101 एंड 10 क्वेश्चन नंबर है 110। इसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द लाइट रेज। पहला है लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, भाई ये तो सही है। सेकेंड है कि लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 3 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड इन एयर, ये भी सही है। लाइट स्पीड्स डाउन एट इट लिप वाटर सरफेस एंड इंटर इन द एयर, ये भी सही है। लाइट स्पीड्स अप एज इट लिप्स ग्लास सरफेस एंड इंटर द एयर, लाइट स्पीड्स अप एज इट लिप्स ए ग्लास सरफेस एंड इंटर द एयर, ये भी सही है। इसका सी वाला देखो, लाइट स्पीड्स डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अप है। डी वाला में है लाइट स्पीड्स अप, स्पीड्स बढ़ा लेता है, और सी में है स्पीड्स डाउन। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 110 का क्या हो जाएगा, सी। जब क्या होता है डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, और रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड घटेगा। तो इसका 110 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये ग्लास प्रिज्म स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है रेड लाइट डेविएट द मोस्ट एंड इट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वायलेट लाइट विल डेविएट एट मोस्ट एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सी है रेड लाइट विल डेविएट एंड the most and it is because of the refraction of light, violet light will deviate the most and it is because of the reflection of light। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको पता है कि जब प्रिज्म से एक वाइट लाइट को हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। ये प्रिज्म है और ये क्या होता है, यहाँ पे बोलता है इसको सिंपली प्रिज्म एंगल। इसे एक वाइट लाइट ले गया, चलो वाइट लाइट एक ले जाते हैं, दिस इज़ माय वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है, ये गया तो क्या करता है डिफरेंट इसको जाना था सीधा, पर ये क्या करेगा डिफरेंट लाइट में चेंज हो जा रहा है। और जब आप स्क्रीन लगाते हो तो पता चलेगा, आप लोग पढ़ा होगा विव गयोर, तो सबसे नीचे जो आ जाएगा वो वायलेट आता है, सबसे जो ऊपर आ जाएगा वो रेड हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे डेविएशन, यानी इस रास्ते में जाना था पर ये क्या किया डिफरेंट कलर्स में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे जाना था सीधा, तो यहाँ पर रेड वाला जो होगा लाइट क्या करेगा, इतना डेविएट किया। सबसे नीचे क्या है वायलेट है, तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा डेविएशन एंगल डेल वी, यानी सबसे ज़्यादा कौन डेविएट किया, वायलेट कलर होगा सबसे ज़्यादा डेविएट कर गया। अब इसमें ऑप्शन वही चूज करना है, व्हिच वन ऑफ दिस, इसमें से सही ऑप्शन आपको कैलकुलेट करना है, यानी इसमें से सही ऑप्शन आपको छांटना है। बी वाला ऑप्शन है वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हो गया, इसका बी ऑप्शन होगा। आप
कमेंट में बताना कि इसमें जो डिफरेंट कलर्स है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे। विबग्योर है, सारे कलर्स का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3 इसमें कह रहा है ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज, इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देख लो 112 का क्या क्या दे रखा है, अपना करेंट आई क्या है 1 एम्पियर है यानी 1 एम्पियर है। टाइम कितना है, टाइम कितना है 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स है, इसको हम क्या करते हैं सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो क्या हो जाएगा 600 सेकेंड टाइम। तो करेंट के लिए चार्ज बराबर क्या होता है, करेंट आई बराबर क्या लिखते हैं Q अपॉन टी। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा I इंटू टी, आई का वैल्यू कितना है 1, टाइम कितना हो जाएगा 600। तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा 600 और इसका SI यूनिट्स लगा दो तो क्या हो जाता है कूलम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 112 का C हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 112 का C नंबर क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड फार्मूला है। तो पहला है आई स्क्वायर आर, दूसरा है आई आर स्क्वायर वी आई बी स्क्वायर आर। तो इसमें जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पावर के लिए क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है W बटा T, और ये क्या होगा W सिंपली क्या होता है Q V के बराबर होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, Q अपॉन T क्या हो जाता है अभी बताया, I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन T, तो क्या हो जाएगा पावर बराबर वी आई, ये भी ऑप्शन में है। V बराबर आपको पता है, V बराबर क्या होता है आई आर। अब V के बदले में बैठाओगे तो आई स्क्वायर आर भी है, यानी B वाला जो ऑप्शन होगा ये नहीं मैच करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये B आई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो नहीं होगा। तो इसमें से सही वही मैच करेगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है 114, क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है कि साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन द फिनोमिना इज कॉल्ड। आप जब जाते होंगे बड़े बड़े हॉल में, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, देखते होइएगा कि डिफरेंट तरह से उसका शेप होता है। क्यों, क्योंकि हमको रिपीटेड रिफ्लेक्शन, साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन करवाना होता है। साउंड उसमें आपको मस्त डिजिटल सुनाई देगा, इसके लिए भी उसका जो बनावट होता है कुछ डिफरेंट तरह से किया जाता है। तो इस घटना को रिवर्बरेशन बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो 114 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला रिवर्बरेशन, 114 का हो जाएगा रिवर्बरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, पहला रेले स्कैटरिंग, सेकेंड है रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा लाइट से करंट जब बनाएंगे तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम क्या एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करने के लिए करते हैं। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा और रेले स्कैटरिंग होता है। रेले स्कैटरिंग क्या कहता है, कोई भी स्कैटरिंग जो होता है वो क्या, जब लाइट चैप्टर में कराया था आपके क्लास में तो उसमें क्या बताया था कि स्कैटरिंग क्या होता है, ये स्कैटरिंग वेवलेंथ के क्या होता है और पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूला का ऐसे भी आप लिख सकते हो, स्कैटरिंग आई फ्रीक्वेंसी के पावर 4 के बराबर, ये स्कैटरिंग। तो क्या कहता है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रक्टर है, सिंपली कोई भी, और यहाँ से एक लाइट आया कहीं पे, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो जितना फ्रीक्वेंसी का था वो उतना ही फ्रीक्वेंसी वाला लाइट बाहर चला गया।
जितना फ्रीक्वेंसी वाला अंदर आया था उतना ही से क्या किया, बाहर चला गया। तो ये हो गया आपका रेल स्कैटरिंग। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लोग यहीं पे गलती किया होगा। ये क्या था कि यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट मैं करवा रहा था उसका फ्रीक्वेंसी और यहाँ का हर एक जगह का फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम था। यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल से टकराने के बाद इधर गया लाइट, इधर गया, हर डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ लोग इसको क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े होंगे और टिक कर दिए होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, रमन इफेक्ट होगा। तो रमन इफेक्ट क्या कहता है कि यहाँ पर मान कर चलो कि बिल्कुल एक लाइट को लाया, यहाँ पे इंसिडेंट कराया, यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, ये मान कर चलो कि F1 का लाइट चला गया, ये चला गया, F2 का लाइट चला गया। और एक क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आ सकता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट से जो रे बनता है उसको बोलते हैं एंटी मैक्सिमम वाला जो लाइट जिसके एनर्जी मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं एंटी स्टोक लाइंस, और जो मिनिमम होगा उसको स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, और ये पूरा एटॉमिक और मोलिकुलर फिजिक्स में हमको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1115 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रमन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 144। ये कह रहा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन है पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार लाइट, ये तो होगा नहीं। सेकेंड है रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट फ्रॉम द ओशनिक सरफेस, ये भी नहीं होना है। सी है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हमको पता है कि जब स्टार का चमकना क्या होता है, किसके वजह से होता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सिंपली ऑप्शन सी। ये बहुत बेसिक है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 145 का कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो इसमें साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है कौन नहीं हो सकता है, तो देखो बी वाला ऑप्शन है वो होगा इन्वर्स ऑफ सेकेंड या हर्ट्स या मिनट क्या हो जाएगा, अपने लिए बताया तो था प्रैक्टिकल यूनिट हो सकता है, जो एसआई में नहीं आया, जो सीजीएस FPS ये सब में नहीं आ रहा था, तो उसको क्या बोला था, प्रैक्टिकल यूनिट्स बोला था। और यहाँ पे क्या हो गया, पहला जो ऑप्शन है ये डेसिबल, यहाँ पर देखो ये इसको बोलेंगे डेसिबल, ये क्या करता है, साउंड के जो इंटेंसिटी होता है उसको बताता है। तो देखो ये डेसिबल के लिए सिंपली हम एक फार्मूला लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 10 log I/I0। इस फार्मूला में क्या, चूँकि हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग के पावर ये बेस क्या रहता है, 10 रहता है, तो यहाँ डेसी का मतलब ही होता है 10। डेसिमल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना, और ग्राहम बेल क्या हुआ था, साउंड से रिलेटेड आदमी थे, तो इसलिए दोनों को मिलाकर के डेसिबल नाम रखा गया था। तो ये डेसिमल जो होता है, सिंपली डेसिमल सिस्टम यहाँ पर 10 है, लॉग है यहाँ पे। इस फार्मूला का जब हम लोग यूज करते हैं सिंपली, तो यहाँ पर देखो I0 हो जाता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड। तो हम देखो जैसे ऐसा साउंड जो आपको बहुत अच्छा लगे, मतलब सिर्फ पिन को गिराया, पिन ड्रॉप साइलेंस, या ऐसा साउंड जो आपको बहुत अच्छा लगे, मतलब कान को बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसा साउंड जो बिल्कुल ख़राब लगता है, तो ये यही साउंड हो गया कि थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग जिसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। और इसका जो वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस क्या होता है, 12 होता है, 10 के पावर माइनस 12। चूँकि ये है तो इसको हम लोग वेबर पर सेकेंड ले सकते हैं। तो ये फिजिक्स में बिना यूनिट्स का कुछ नहीं चलता है। तो ये 10 के पावर माइनस 12 हो गया, इसको ट्रिलियन बोल सकते हैं, 1 ट्रिलियंथ। तो यहाँ पर देखो जब ये क्या होता है, सिंपली डीबी, तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बताता है। इसमें एक चीज़ होता है कि अपने पास यहाँ पे JND जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जैसे मान कर चलो JND 1 JND बराबर क्या होता है, सिंपली डेसिबल, 1 डेसिबल। इसको सिंपली अगर हम ग्राफ से देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर एक ग्राफ खींच लो सिंपल सा, यहाँ पे लिखेंगे JND, इधर इस ग्राफ पे JND और इधर लिखते हैं डेसिबल। यहाँ पर लिख लो 40, यहाँ पर 60, यहाँ पे 80 ले लो, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्राफ जाता है सिंपली वो आप ऐसे ले लो, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए
यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये हो गया 70 हर्ट्ज़, यहाँ पर करते हैं 200 हर्ट्ज़, और ये जो हो जाएगा 1000 हर्ट्ज़। तो यहाँ जो 1 होता है ये 1, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1.6। तो यहाँ पे 1 के आसपास क्या होता है, जब JNT 1 के आसपास रहता है तो जैसे 4-5 आदमी जो भी होता है हल्ला रहता है, आप उसको पहचान सकते हो। जैसे एक बार में 4-5 आदमी बोल दिया तो किसका साउंड को पहचानोगे, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर यही जो होता है 1 JNT रहता है, तो उस केस में अपना कान क्या करता है, काम करता है। तो इसलिए 1 JNT क्या करता है, 1 डेसिबल के बराबर होता है। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है उसको हम लोग डेसिबल में लिखते हैं। तो इंटेंसिटी के बारे में बताया था, सिंपली फार्मूला होता है इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो बताया था। अब सोच लो, अगर ये भारत का नक्शा है, इस तरह से मान कर चलो, तो सोचो हर एक एरिया से थोड़ा थोड़ा आदमी अगर हल्ला करेगा तो क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एरिया आ गया, टाइम हो गया, तो आप चलते भी हो, खाना भी खाते हो, सारा इसी में हो जाता है। तो वो सारे के सारे पोल्यूशन को जन्म देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल में नापने का मतलब ये होता है, जो हमको कान, अपने कान के लिए जो अच्छा लगेगा उसका कुछ और लेंगे, लेकिन जो कान को अच्छा नहीं लगेगा उसका कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा भी हल्ला करते हो तो वो साउंड पोल्यूशन का कारण बन सकता है। इसलिए हल्ला आप मत करना ज़्यादा, जितना काम रहे उतना ही बोलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बीट्स। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, बीट्स इज ए फिनोमिना दैट ऑकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स आर, पहला ऑप्शन है इक्वल, दूसरा है फार अपार्ट, थर्ड है मल्टीपल ऑफ ईच अदर, और डी है नियरली सेम। तो इसको देखो क्या करता है, इसे इधर क्या होता है, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव। तो मान कर चलो कि एक साउंड वेव ये है, मेरा पहला साउंड वेव इस तरह का है, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 इस तरह का। दूसरा ये पहला है, ये S1, S2 ले लिया, ये दूसरा हो गया। दोनों के मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, S1 प्लस, ये मैथमेटिकली है, लेकिन जब दोनों का इंटरफ्रेंस होगा तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाता है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट दोनों का, मान के चलो इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी 4 लेता हूँ तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा 5 ले सकता हूँ या 6, ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस लेना है। डिस्ट्रक्टिव होगा तो फिर एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को मैथमेटिकली आप ऐड कर सकते हो। जब ऐड करोगे तो इस केस में क्या होगा, आपको बहुत सुंदर सा इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन की हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। इस तरह का इनवलप आपको मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवलप इस तरह का, उसके बाद फिर इस तरह का, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। तो ये बीट्स, तो बीट्स गाना भी होता है, बीट्स आप पढ़ते होंगे तो क्या होता है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों होता है। देखो यहाँ पे ये हो गया अपना एक इन्वेलप हो गया, इन्वेलप ऑफ वेव पैकेट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों। और फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 4 है तो 5 रहता है, 6 रह सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 146 का हो जाएगा, नियरली सेम। 146 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नियरली सेम, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम भी हो रहा है, मिनिमम भी हो रहा है, मैक्सिमम भी हो रहा है और मिनिमम भी हो रहा है। तो डीजे वाले जो होता है ना, डीजे वाले उसको एक कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि डीजे वालों को बीट्स के बारे में जानकारी अच्छा से रहना चाहिए। वो अच्छा से नहीं, जैसे रेडियो जॉकी हो गया, रेडियो जॉकी हो गया, और जो डीजे होते हैं वो इनके बारे में बहुत अच्छा से उनको इसका अगर डीजे बनना है तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छा से जानकारी रखना चाहिए बीट्स के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन। 147 कह रहा है कि लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एयर ग्लास
boundary. Some of light waves are reflected and some are reflected in the glass. Which one of the following properties is the same for the incident wave and refracted wave? तो देखो क्या होता है, एयर ग्लास, यहाँ पे इधर एयर है, मान के चलो कि ये एयर ग्लास इंटरफेस है, एक साइड में एयर है, एक साइड में ग्लास है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है। तो लाइट इंसिडेंट होता है तो हमको पता है क्या क्या इसमें चेंज हो सकता है, तो स्वाभाविक है लाइट का डिफरेंट मीडियम में स्पीड भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सी ब्राइटनेस में इसका क्या होगा, चूंकि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा तो इसका ब्राइटनेस भी उसी के अनुसार चेंज करेगा। लेकिन डी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका सेम रहेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 147 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि लाइट चाहे जो भी मीडियम में जाए अपना फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करता है। तो 147 का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो शायद लास्ट क्वेश्चन होगा फिजिक्स का, 148 नंबर क्वेश्चन, 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 148। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? ये तो पहला क्लास में बताया था, आप लोगों से पूछा भी था कि फोर्स, इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात हो रहा है। तो पहला इसमें ऑप्शन है फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज इन द सेम डायरेक्शन। सेकेंड है फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। सी है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट। डी है द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट पीरियोडिक। अब यहाँ पर देखो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है या फोर्स होता है, फोर्स बराबर क्या लिख सकते हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, -x, यानी डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम द कहाँ, मीन पोजीशन। तो इसको जब लिखोगे तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू -kx। तो यहाँ पर देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ गया तो फोर्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही ऑप्शन था। ओके, अब फिजिक्स का आपका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। इसके अलावा अगर आप तेजस से जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी एडमिशन चल रहा है, बहुत जल्द ही ऑनलाइन जो बैचेज़ है वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसा एडमिशन स्टार्ट है।